नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल योगेंद्र से जमुना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10 विषय इतिहास का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से संबंधित जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैं इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाया हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज सभी देश एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे वह व्यापार के माध्यम से हों या रोजगार के माध्यम से हों या विचार के माध्यम से हों। ये सभी चीज़ें वैश्वीकरण कहते हैं। और जो ये संपर्क है दोस्तों, यह आज बस नहीं है। इस तरह से विदेशों से संपर्क काफ़ी समय पहले से भी था। ऐसा माना जाता है कि यह संपर्क ईसा पूर्व के पहले भी था। बस फ़र्क इतना था कि उस टाइम में वैश्वीकरण आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज जो है तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इसलिए संपर्क आसान हो गया है। इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ख़ास होने वाला है, इसीलिए आपके एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लेकर आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा कि आखिर हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि रेशम मार्ग क्या थे। ठीक है, तो रेशम मार्ग यह ऐसे मार्ग होते थे। मार्ग का मतलब होता है दोस्तों रास्ता, या ठीक है रास्ता, जिसके माध्यम से जो है तो लोग आते जाते हैं। ठीक है, उसी को मार्ग बोलते हैं। तो यह ऐसे मार्ग होते हैं जो एशिया के विशाल भागों को जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से मिलते थे। ठीक है, यह कैसे मार्ग होते थे? यह ऐसे मार्ग होते थे जो एशिया के विशाल भागों को जोड़ते थे। उसके अलावा यूरोप महाद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप से भी मिले होते थे। ऐसे मार्ग से ईसा पूर्व के समय से लोग जो है तो आते जाते रहे हैं, और लगभग 15वीं सदी तक जो है तो यह आवागमन उनका जो है तो चलता रहा इस मार्ग से। इस मार्ग से अधिकतर जो है तो रेशम का ही व्यापार होता था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या था। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? अभी हमने रेशम मार्ग बताया क्या होता था, तो जहाँ से रेशम का व्यापार किया जाता था जिस मार्ग से, उसे ही रेशम मार्ग कहते हैं। अब उस मार्ग में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था वो चीज़ देख लेते हैं। तो इस मार्ग से रेशम के साथ साथ चीनी पॉटरी भी जाती थी, तथा इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले। ठीक है, तो एक हो गई चीनी पॉटरी, कपड़े हो गए, मसाले हो गए, जो इस रास्ते से जिनका जो है तो व्यापार किया जाता था, जिनका आवागमन होता था। ठीक है, तथा उसके अलावा वापसी में ये तो जाते समय हो गया, और वापसी जब वो लौटते थे तो किसका क्या क्या लेके आते थे? तो वह सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं जो है तो यूरोप महाद्वीप से लेकर एशिया महाद्वीप में आते थे इसी रास्तों के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो था कि गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। ठीक है, तो यह अनुबंधित बंधुआ मजदूर होते हैं। ठीक है, यह अनुबंधित बंधुआ मजदूर होते हैं। अनुबंध का मतलब होता है दोस्तों कि कोई जो है तो मतलब समय निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इतने समय के लिए हमारे यहाँ काम करना है, उसे अनुबंध कहते हैं। अब बंधुआ मजदूर मतलब उसके अलावा वो और किसी के घर में जो है तो जाकर काम नहीं कर सकते हैं, किसी और जगह जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो हमारे बंधुआ मजदूर हैं। ठीक है, हमने जो है तो उनको टाइम दे रखा है कि आपको 12 महीने तक हमारे घर में ही काम करना है। ठीक है, तो इसलिए वो बंधा हुआ है, इसलिए उसको अनुबंधित बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो यह वह मजदूर होते हैं जिन्हें मालिक एक खास अवधि के लिए काम करने की शर्त पर किसी नए देश या घर पर नियुक्त करता है। ठीक है,
उसका जो है तो किसी दूसरे देश पर जो है तो अगर घर है या किसी दूसरे देश पर अगर उसका कुछ व्यापार है तो वहाँ पे उसको नियुक्त कर देता है अपने काम करवाने के लिए। उसे ही गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, ठीक है, जो एक निश्चित समय या निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या था। ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्यनला का क्या अर्थ है। कार्यनला दोस्तों यह एक कानून है, इसको जो है तो किसानों के द्वारा जो है तो यह कानून लगवाया गया था, ठीक है दोस्तों। यह कानून ब्रिटेन की जो किसान थे उन लोगों ने जो है तो ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव डाल करके जो है तो यह कानून लगवाया था, ठीक है। तो यह कानून जो है तो ब्रिटेन के किसानों के द्वारा लगाया गया था। यह 19वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, और भोजन की मांग भी बढ़ रही थी। कृषि उत्पादन भी महंगे होने लगे थे और सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्के की जो आयात था, जो कि विदेशों से जो है तो जो आयात करते थे उसको जो है तो ये बड़े भूस्वामी जो थे ब्रिटेन के, उन लोगों ने उस पर पाबंदी लगवा दी, ठीक है। यह इस कानून के तहत, कार्यनला कानून के तहत, जो कि ब्रिटेन की सरकार ने लगा दिया था, ठीक है, भूस्वामियों के दबाव में आकर। जिन कानून के द्वारा सरकार ने पाबंदी लगाई थी ना, उसी को ही कार्यनला कानून कहते हैं, ठीक है। इस कानून के तहत जो है तो जो वहाँ के किसान थे ब्रिटेन के, उन लोगों ने जो है तो अपने यहाँ की सरकार को, ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव डाला और जो है तो जो मक्के की आयात था उस पर पाबंदी लगा दी। और यह उन्होंने यह कहा कि हम लोग जो यहाँ कृषि फसलें उगा रहे हैं उन्हीं से जो है तो यहाँ ब्रिटेन की जनता जो है तो भरण पोषण करे और विदेशों से जो है तो कोई भी वस्तु का आयात ना करे। इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो मुद्रा है वो हमारे ही देश में रह जाएगी। अगर वो लोग वहाँ से जो है तो आयात वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में जाएगी। इस तरह से जो है तो अपने देश को कहीं ना कहीं नुकसान है, इसीलिए उन्होंने यह कानून लगवाया था, ठीक है। इसी को ही जो है तो कार्यनला कानून कहते हैं, जो कि किसानों के द्वारा ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किसानों के द्वारा ब्रिटेन की सरकार से लगवाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या था, इसको देख लेते हैं। तो केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। केनाल कॉलोनी, ठीक है। तो ब्रिटिश भारतीय सरकार इसलिए क्योंकि वह ब्रिटेन की जो ब्रिटिश लोग जो है तो भारत में ही आकर सरकार कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश भारतीय सरकार कहा गया। तो ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ी हुई जो बंजर ज़मीन है ना, उसको उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछवाया ताकि जो है तो वहाँ अच्छी कृषि की जा सके। और उसको बिछवाने के बाद उसने जो है तो क्या किया कि गेहूं और कपास जो है तो भारी मात्रा में पैदा करके वो निर्यात करना चाहते थे, ठीक है। और नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में वह पंजाब से अन्य स्थानों के लोगों को लेकर आए और बसा दिए ताकि यहाँ पे ये लोग जो है तो गेहूं और कपास की खेती करें और उसको हम जो है तो विदेशों में निर्यात कर सकें और अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो उन लोगों को जो पंजाब से लेकर बसाया गया था जहाँ पे, उसी को जो है तो कैनल कॉलोनी या नहर बस्ती कहते हैं, क्योंकि नहरों के किनारे बसाए थे लोगों को ले आकर के। और बसाने के बाद जो है तो ब्रिटिश भारतीय जो सरकार थी वह पंजाब के अन्य स्थानों से लाकर लोगों को वहाँ पे बसा दी। और बसाने के बाद उसका मानना यह था कि ये यहाँ पे खेती करेंगे और हम जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे उन वस्तुओं को जो है तो निर्यात करके, ठीक है। उसी को तो जहाँ पे उन लोगों को बसाया गया था ना, उसी को जो है तो कैनल कॉलोनी या नहर बस्ती कहते हैं, ठीक है। के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। पूरी अर्थव्यवस्था एकदम जो है तो बुरी तरह से जो है तो प्रभावित हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध से पूर्वी यूरोप में जो है तो जो गेहूं है ना, गेहूं की पूर्ति करने वाला बहुत बड़ा केंद्र था जो पूर्वी यूरोप था। लेकिन युद्ध हुआ, युद्ध के समय जो है तो उसकी जो आपूर्ति थी वह पूरी जो है तो अस्त व्यस्त पड़ गई और कनाडा तथा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो गेहूं का आयात किया जाने लगा, ठीक है। क्योंकि क्या था
कि जब तक युद्ध नहीं हुआ था, जब तक जो है तो पूर्वी यूरोप वहाँ गेहूं की पूर्ति करता था, लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ तो उसकी जो आपूर्ति थी वह अस्त व्यस्त पड़ गई, जिसके कारण कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात किया जाने लगा। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी यूरोप में गेहूं की जो है तो उपज सुधरने लगी और गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाने लगा। ठीक है, जिसके कारण उनकी जो वस्तुएं हैं, गेहूं है, ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमत है वो गिर गई, जिसके कारण अनाज के दाम गिरे और ग्रामीणों की आय में कमी आ गई और किसान जो है तो गहरे कर्ज में डूब गए। उन्होंने खेती करना भी बंद कर दिया और कुछ गांव चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो इस प्रकार से जो है तो कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।